Very, very good morning to all of you. Now let's take up next part. Hi, please, page number 65. क्वेश्चन नंबर 18 से पहले का सारा पार्ट हमारा हो गया था. आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे. आपको डाउट नहीं आया होगा या आया होगा? आया होगा तभी पूछ लेना. इसके बाद नहीं आया हो तो अच्छी बात है. आया तो अभी पूछ लेना. थोड़ा सा आगे करवा देता हूं एग्रीकल्चरल इनकम, फिर मिक्स करके क्वेश्चन करवा दूंगा. पहले वाला सारा पार्ट प्लस एग्रीकल्चर. तो जो पार्ट हमारा हो जाएगा, आप ये मत समझना कि ये पार्ट हो गया खत्म हो गया. खत्म नहीं हुआ. अगली क्लास में फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा. कम से कम 100 बार आपके हाथों से निकलेगा. तो जो कुछ बचा भी होगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा. अभी थोड़ा एग्रीकल्चर इनकम बताता हूं, फिर मैं मिक्स करके करा दूंगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा. डिस्कस पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, या दूसरा क्वेश्चन डिस्कस इनडायरेक्ट टैक्सिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम. ये भी एक ही बात है. और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम वेस्ट इन द स्टेट्स. हाउ पार्लियामेंट हैज ऑल्सो लेविड टैक्स ऑन सच इनकम. एक्सप्लेन हाउ दिस हैज बीन अचीव्ड. Agricultural income, section 10 bracket 1. Under section 10 bracket 1, any agricultural income in India is fully exempt from income tax. But if agricultural income is from outside India, it is chargeable tax as per entry number 82 of the Union list. Central government has the power to levy income tax on income except agricultural income, and power to levy tax on agriculture has been given to the states. Provide entry number 46 of state list. बस इतना एक बार रीड कर लो, फिर बताता हूं मैं आपको पूरी बात. देखिए, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि 3 टाइप की गवर्नमेंट है. एक सेंट्रल, एक स्टेट और लोकल. और तीनों को चाहिए टैक्स. काम तो तभी होगा, बिना पैसे के काम तो होगा नहीं. तो तीनों कौन कौन सा टैक्स लेंगे ये कहीं लिखा हुआ है. कहां लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें कैसे लिखा हुआ है? 3 लिस्ट बना रखी हैं. एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट. एक यूनियन लिस्ट, सेंटर कह लो यूनियन कह लो एक ही बात है. स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट. कॉन्करेंट मतलब सेंटर स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं. तो यूनियन लिस्ट के अंदर बता रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लेगी, पार्लियामेंट कौन कौन सा टैक्स लगाएगी. स्टेट लिस्ट में बता रखा है स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से लगाएंगे. लोकल अथॉरिटी के लिए सेपरेटली लिखा हुआ है. इनकी लिस्ट इकट्ठी बना रखी है, लोकल अथॉरिटी की सेपरेट कर रखी है. फिर इसके बाद लिखा हुआ कॉन्करेंट. कॉन्करेंट मतलब दोनों को अलाउड है. खाली टैक्स नहीं, सारी एक्टिविटी लिख रखी है. क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन सा टैक्स लेंगे. एवरीथिंग रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट लिस्ट, एवरीथिंग रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट दैट लिस्ट. कॉन्करेंट इज ओपन टू ऑल. जैसे अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर, एक्टिविटी चलाने की पावर, क्या लगता है आपको कौन सी गवर्नमेंट के पास है? कॉन्करेंट है, दोनों के पास है. सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड, हरियाणा स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड, पंजाब स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड, यूपी स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड, वो स्टेट गवर्नमेंट के है. सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट का है. दोनों के पास है. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने कहा अच्छा काम है, दोनों करो, हमें क्या इतराज है, हम क्यों मना करें. हेल्थ सेक्टर, हेल्थ की बात करें, हॉस्पिटल्स दोनों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेंट्रल गवर्नमेंट और हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट. तो इस तरह से कॉन्करेंट लिस्ट में वो काम है जिसको कोई भी नहीं करना चाहता. अलग अलग क्या है? जिसमें कुछ आ रहा है. इकट्ठा क्या है? जिसमें कुछ जा रहा है. जब लेने का नंबर आता है हर कोई कहेगा मुझे दो, झगड़ा हो जाएगा. केजरीवाल जी का, मोदी जी का. इसलिए उन्होंने कहा झगड़ा नहीं करना, तुम अलग तुम अलग. इनकम टैक्स तुम्हारा है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ इंटरफियर करे हमें बताना. स्टैंप ड्यूटी, सेल्फ प्रिजर्व लैंड बिल्डिंग तुम्हारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर करे हमें बताना. ठीक है. इस तरह से डिवाइड किया. लेकिन इनकम टैक्स कैसे डिवाइड किया? उन्होंने कहा भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर तो की इनकम पर तो इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगी, स्टेट लिस्ट में लिख रखा है. और बाकी सारी इनकम्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी.
इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं ले सकती, नहीं लगा सकती। तो फिर क्या कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। रियलिटी में एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट तो तब है जब दोनों में से कोई गवर्नमेंट ना लगाए, वो एग्जेम्प्ट है। तो यहां पर एग्रीकल्चरल इनकम को लेकर के टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, विद इन वन क्लास ये सारा ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कहां लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां लिखा हुआ है? तो जो लिस्ट बना रखी है उसमें सीरियल नंबर है, उसको हम एंट्री बोलते हैं। एंट्री नंबर ये, एंट्री नंबर ये, एंट्री नंबर ये। तो एंट्री नंबर 82 है सेंट्रल लिस्ट की, यूनियन लिस्ट की। इसमें लिखा है सारी इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ करके। जो स्टेट लिस्ट है उसमें चेक करो, सीरियल नंबर 46, एंट्री नंबर 46 में लिख रखा है एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाएगा तो कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट लगा। तो इसमें भी बातें और बहुत सारी है, एक बार वो पैराग्राफ रीड कर लो जो मैंने अभी रीड किया था, एक रीडिंग पहले ले लो। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उस लिस्ट का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट है, अगले पेज पे देखो जरा, पेज नंबर 66 पर बॉक्स में दिया हुआ है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सट्रैक्ट लिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 लेज डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जो भी गवर्नमेंट जिसको भी जो टैक्स चाहिए पहले उसके लिए उनको एक्ट बनाना पड़ेगा, उस एक्ट में सारी बातें लिखनी पड़ेगी, और एक्ट उसी टैक्स का बना सकते हैं जिसकी आपको पावर दी गई है। Accordingly, for levy of any tax, law needs to be framed by the government. Government of India gives power to levy and collect taxes, whether indirect. Constitution of India gives power to levy and collect taxes, whether direct, indirect, to the central government, state government. ये सारी पावर कहां से मिलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। The Parliament, state legislature are empowered to make laws on the matters enumerated in the 7th schedule by virtue of Article 246 of the Indian Constitution. 7th schedule to the Article 246 contains three lists which enumerate the matters under which the Parliament and state legislatures have the authority to make law for the purpose of levy of taxes. The following are the list. Number 1, union list. Parliament has the exclusive power to make law on the matters contained in the union list. State list. The legislature or any state has the power to make law with regard to matter contained in this list. Concurrent list. Both Parliament, state and state legislature have the power to make law on the matters contained in the list. Income tax is the most significant direct tax. Entry number 80 of the Union list, list 1 in the 7th schedule to Article 246 of the Constitution of India gives power to the Parliament to make law on taxes on income other than agricultural income. इस कारण से एग्रीकल्चरल इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगा सकती। एक बार वो रीड करिए इसको, फिर और डिस्कस करेंगे। देखो इस बात को डिस्कस करते हैं, हु इज सुप्रीम, पार्लियामेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितना सुन लगता है पार्लियामेंट, कितना सुन लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यस, पार्लियामेंट वही कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 47 में, सबसे पहली बात ये आई, ये कंट्री कैसे चलेगा, पहले वो लिखा जाए, उसके हिसाब से चलेगा। उसके लिए बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नंबर ऑफ पीपल, एक पर्सन की बस की बात नहीं है ये, बिग ग्रुप। कैसे लिखे? पहले सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करके आओ। इसीलिए इसको बनाने में, पास होने में, सब कुछ इंप्लीमेंट करने में इतना टाइम लग गया। कब जाके इंप्लीमेंट हुआ ये? 26 जनवरी 1950 को, 50 को हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन। सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया गया। अगर इसमें कमी रह गई, ये कंट्री हमेशा सफर करेगा। जरा भी कमी रह गई, इट शुड बी परफेक्ट डॉक्यूमेंट।
और यही कंट्री को बांध के रखेगा, इसके अगेंस्ट किसी को कुछ करने नहीं देंगे। ऐसे डिजाइन किया जाए कि बिल्कुल भी कंट्री को रिस्क ना हो, इसलिए इतना टाइम लगा। इसलिए 26 जनवरी को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि कंट्री का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। एक ट्रू इंडियन का राइट सेंस में गीता, बाइबल, कुरान यही है। जो सच्चा भारतीय है उसका ही शुड डू व्हाट इज मेंशन्ड हियर। ऐसा कुछ ना करो जो इसमें मना किया गया है, इसके हिसाब से चलो। जैसे इसका फर्स्ट पेज प्रियम्बल, जैसे बुक के आगे प्रीफेस लिखा होता है, प्रीफेसर्स को प्रियम्बल बोलते हैं क्वेश्चन में, उसमें लिखा है दिस कंट्री इज SSSR। तो इस कंट्री के हर पर्सन को ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा कंट्री बेसिकली क्या है। इट इज सेकुलर। इस कंट्री में कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन की बात नहीं करेगा। टोटली मनाही है, सेकुलर है ये। धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करना। और कितने लोग हैं इस कंट्री में कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज एवरी पावर टू टेक द एक्शन बट दे आर नॉट टेकिंग द एक्शन। ट्रू सेंस में ना लोग फॉलो कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट इसको ट्रू सेंस में अप्लाई कर रही है। अगर ये सब लोग इस तरह से चले तो हमारी कंट्री में सारे झगड़े खत्म हो जाए। हमारे आदमी तो इसी बात किया, मंदिर का, मस्जिद का, इसका उसका, उसमें लगे हुए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है इट इज ए सेकुलर। सोशलिस्टिक, अमीर गरीब का फर्क नहीं होना चाहिए। लॉ ऐसे बनाओ सब में बराबरी आए, गैप ना बढ़े। इट इज सेकुलर, सोशलिस्टिक एंड सॉवरन। सॉवरन इज कि किसी कंट्री को हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करने देंगे हम। सॉवरन, वी आर इंडिपेंडेंट। किसी कंट्री को अलाउ नहीं करेंगे हमारी लैंड से कोई भी एक्टिविटी चला ले। कल को मान लो रशिया कहे जी मुझे आपका इंडियन स्पेस यूज करना है अटैक करने के लिए, अमेरिका कहे हमें यूज करना है, अलाउ नहीं करेंगे। जैसे अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए अमेरिका ने मांगा था इंडिया के एयरपोर्ट वगैरह, सी पोर्ट वगैरह, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया था, हम नहीं अलाउ करेंगे आपको कुछ भी हो। सॉवरन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेसी तो है ही। तो ये डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार हम इसकी बात करेंगे। इसमें जरा सी कमी रह जाए ना तो देखो कैसे दिक्कत आती है। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं। जरा सी कमी। इसको बनाने वालों ने कहा कि भी इंडिया में जो डिफेंस फोर्सेज है जो कंट्री के लिए लड़ेंगी वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक नेवी है, एक एयरफोर्स है, दूसरी आर्मी है। तो इन तीनों का एक चीफ बनाए कि 3 चीफ बनाए। अगर एक चीफ बना दिया वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को उठा के जेल में डाल के मालिक बन के बैठ जाएगा कंट्री का। किसमें हिम्मत अड़ा के दिखाओ। इसे 3 चीफ बनाओ। तीनों मिलकर कैसे काम करेंगे। और उनका जो सुप्रीम कमांडर है वो बनाओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको आर्मी की, नेवी की कोई नॉलेज ही नहीं है। ही इज द हेड। तो वो क्या कब्जा करेगा जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो तीनों के तीनों पर्सन जाके सल्यूट के उसको करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जिस पर्सन को कोई नॉलेज नहीं है, डम्मी हेड है। तो वो सिचुएशन कभी आएगी नहीं इस कंट्री में डिक्टेटरशिप हो जाए। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। कम से कम 3-4 बार पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है। जो मिलिट्री का पर्सन होता है उठा के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को डालो जेल में, बन गया डिक्टेटर। 2-3 बार हो चुका है। इंडिया में आज तक एक बार भी नहीं हुआ। तो डॉक्यूमेंट की, हमारे डॉक्यूमेंट की खास बात है, इतना अच्छी तरीके से बनाया गया है कि इसमें कभी कोई कहीं कमी है नहीं और कंट्री आज भी आराम से चल रहा है। बस थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती रहती है। तो सारी टैक्स की बातें भी इसमें लिखी गई। अब देखो इनकम टैक्स की बात। जब 47 में इसको लिखने की बात आई तो बात यह आई कि भाई इनकम पर जो इनकम टैक्स मिलेगा उसमें तो मेनली यही होता था। उसमें जीएसटी कहां था। ये तो जीएसटी तो आया 2017 में। उसमें एक्साइज ड्यूटी होती थी। एक्साइज ड्यूटी नाम की थी, कुछ खास नहीं था। एक्साइज ड्यूटी था और सेल टैक्स था। उसके बदले में जीएसटी आ गया। मेनली इनकम टैक्स था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को कहा भी 50-50 कर दो भाई। आधा तुम ले लो भाई, आधा तुम ले लो भाई। 50-50 कैसे करें। एग्रीकल्चरल इनकम पर तो स्टेट गवर्नमेंट, बाकी सब पर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 50-50 कैसे हो गया, क्योंकि उसमें इंडिया के लोग एग्रीकल्चर के अलावा कुछ करते ही नहीं थे। 1947 में हम सब क्या करते थे, एग्रीकल्चर तो करते, छोटी मोटी दुकानें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कहां थी। उस समय चार्ट अकाउंटेंट कहां थे। 1949 में चार्ट अकाउंटेंट एक्ट बना है, उससे पहले सीए आए कहां से, उससे पहले एडवोकेट्स आए कहां से, डॉक्टर्स आए कहां से, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स कहां थे। आज की डेट में बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, ह्यूज अर्निंग है, ह्यूज इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल तो थे ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेस थे ही नहीं। सारी एग्रीकल्चर एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। 50-50, आधा तुम ले लो, आधा तुम ले ले। टाइम के हिसाब से एग्रीकल्चर तो इस कंट्री का खराब होता चला गया। फार्मर की हालत खराब होती चली गई, उसकी अर्निंग रिड्यूस होती चली गई और बाकी सारे सेक्टर डेवलप करते चले गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इनकम टैक्स दुनिया भर का हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का ना के बराबर हो गया। और फार्मर की हालत ऐसी होगी, स्टेट गवर्नमेंट से बताओ टैक्स लगाएं कैसे। वो तो बेचारा वैसे ही बहुत खराब हालत में है। फार्मर को तो गवर्नमेंट और सब्सिडी दे रही है, टैक्स हमसे ले लो तुम भाई। आपको तो पता ही है फार्मर आंदोलन हुआ था।
फार्मर को लेकर हमेशा गवर्नमेंट वरीड है कि क्या करे भाई, फार्मर की हालत बहुत खराब है। अब फार्मर की हालत क्यों खराब है, वही मैं आपको किसी थोड़ा हिंट दूंगा कैसे खराब है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट लगाती नहीं है, लगाती कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कि फार्मर पे टैक्स लगा के मरना है, अगली बार इलेक्शन में पक्का हार जाएंगे जिसने लगाया। तो प्रैक्टिकली मतलब मान के चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए लगाती, लगा नहीं सकती, स्टेट गवर्नमेंट इसलिए लगाती, लगाने का कोई फायदा नहीं। तो ओवरऑल पोजीशन कंट्री की क्या है, एग्रीकल्चर पे इसमें किसी नाम का कोई टैक्स नहीं है। लेकिन स्टेट का कोई पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, वो तो मैंने वैसे ही बताया। अगर सेंट्रल की बात करें तो आप क्या कहोगे, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। रीजन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये था। अब दोबारा रीड करो, पूरा समझ में आएगा आपको। पेज नंबर 65 का क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पैराग्राफ देखो। हाँ जी, पहले इतने पार्ट तक डाउट पूछिए आप, पिछली क्लासेस के पार्ट का डाउट पूछ लीजिएगा, यहां तक इसको डाउट पूछना पूछिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हर स्टूडेंट को जरूर पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट को क्या, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड नो व्हाट इज दिस। हमारा कंट्री इसके साथ चलेगा, और ये इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है, ऐसे बनाया हुआ है कि कभी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, इतना परफेक्ट है ये। सारी दुनिया का स्टडी करके 2-3 साल लगाए इसको बनाने में, लेकिन वो 2-3 साल बड़े काम के हैं, इतना अच्छा बनाया गया, सारी दुनिया की अच्छाइयां सारी लेकर के इसमें डाल दी। इसलिए हमारे कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद, इतने सारे रिलीजन कास्ट होने के बाद, फिर भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, छोटी मोटी आती है। अदरवाइज देखो आप, पॉपुलेशन के हिसाब से 135 करोड़ को कंट्रोल करना कोई आसान काम है। फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी है, 6-7 करोड़, जर्मनी की कितनी है, 6-7 करोड़, और अमेरिका की अपनी कितनी है, 32 करोड़, रशिया की कितनी है, 14 करोड़। सब छोटे छोटे कंट्री है, हम इतना बड़ा बल्क कंट्री है, फिर भी प्रॉपर वे में इतने बड़े कंट्री के अंदर इलेक्शन करवाना सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, फिर भी इलेक्शन हमारे प्रॉपर होते हैं। कितना भी झगड़ा कर लो, देखो अभी इलेक्शन हुआ है, आराम से इलेक्शन खत्म हो गए, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात है। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमारी पावर तो नहीं है, लेकिन हम लगाएंगे, कोई तरीका निकालेंगे। तो उन्होंने तरीका निकाल लिया, लेट्स सी वो क्या तरीका निकाल लिया, इसके आगे देखो। इनडायरेक्ट टैक्सिंग, इनडायरेक्टली उन्होंने टैक्स कर दिया इसको। इनडायरेक्ट टैक्सिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, पार्शियल डिक्लेरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू लीवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर वेस्ट द स्टेट। वो कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो पावर स्टेट को दी थी, लेकिन पार्लियामेंट ने पता नहीं कहां से पावर ले आए। हाउ पार्लियामेंट हैज ऑल्सो लेविड पावर ना होने के बावजूद टैक्स ऑन सच इनकम। एक्सप्लेन हाउ दिस हैज बीन अचीव्ड। देखिए, इफ एनी पर्सन हैज एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, his tax liability shall be computed in a manner given below. Compute tax on total of agricultural income and non-agricultural income, considering it to be total income of the assessee. Compute tax on the exemption limit to 53 lakh, 5 lakh, and agricultural income, considering it to be total income. Deduct tax computed under step 2 from step 1. Apply surcharge if any and allow rebate if any and health and education cess. ये 3 स्टेप है जो बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट टैक्स लगाया है। इन तीनों का मीनिंग मैं अभी बताता हूं, एक रीडिंग आप और ले लो, प्रैक्टिकली फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे इसका क्या मतलब है। देखिए अब इसका क्या मीनिंग है, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं। मिस्टर एक्स की इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन से 5 लाख, एग्रीकल्चरल इनकम है इसकी 2.5 लाख,
इसको कहा भी टैक्स निकालो, तो उसने कहा टैक्स सिंपल, एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जम्प्ट है, सेक्शन 10 ब्रैकेट 1 में लिखा हुआ, तो टैक्स का मतलब ही नहीं है। इस 5 लाख पे मैं टैक्स देने को तैयार हूं, मेरा टैक्स बनेगा 12,500 रुपये, लेकिन मुझे 87A पे रिबेट मिल जाएगा 12,500, मेरा टैक्स हो जाएगा नील। तो ही सेज भाई क्लियर है, माई टैक्स लायबिलिटी इज नील। तो देखिए जो कुछ अभी तक हमने स्टडी किया है उसके हिसाब से आंसर ये आ रहा है, कोई टैक्स नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है नहीं ये एक्स्ट्रा टैक्स निकलेगा, तो हमने कहा आप बताओ फिर कैसे निकलेगा। वो कह रहे हैं पहला स्टेप, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों को ऐड कर लो, 7.5 लाख, इस पे टैक्स निकाल लो। अभी सरचार्ज, रिबेट, ईसी कुछ नहीं, सीधा टैक्स निकाल लो। कितना बनेगा? 7.5 लाख पे टैक्स, 62,500 करेक्ट, स्लैब रेट पे 7.5 लाख पे। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ऐसे निकालो। हमने कहा क्यों? उनसे एक बार तुम निकालो फिर बताएंगे क्यों। तो ठीक है, हमने निकाल लिया। फिर उन्होंने कहा सेकंड स्टेप, अब जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है उसको नोट कर लो, और जितना स्लैब में एग्जम्पशन मिलता है उसको नोट कर लो, और दोनों का टोटल कर लो। अब इस पर टैक्स निकाल लो, कितना? 12,500। अब तीसरे स्टेप में दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले कितना आया? 50,000। अब आपको 87A का रिबेट दे देते हैं। 87A का रिबेट कितना है? 12,500। क्यों दे देते हैं बता देता हूं मैं आपको। बैलेंस टैक्स निकाल लो, 37,500। अब इसमें HEC लगा दो, ये आपका टैक्स आ गया। लेकिन हमने कहा मैं बात समझ में ही नहीं आ रही, क्या हो रहा है ये, तो बात मैं ही बता रहा हूं। जो मैंने अभी स्टेप रीड किए ना 3, ये लिखा, जरा मैं स्टेप रीड कर दूं, आप एक बार मिला लो, ये लिखा हुआ है। देखो पहला स्टेप, कंप्यूट टैक्स, पहला स्टेप कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ने कहा आप ऐसा करो, रीजन हम बाद में बताएंगे। दूसरे स्टेप में जो एग्जम्पशन लिमिट है, अगर आप सीनियर सिटीजन तो 3 लाख ले लो, वेरी सीनियर 5 ले लो, वरना 2.5 लाख ले लो। साथ में ले लो एग्रीकल्चरल इनकम, दोनों को मिला के टैक्स निकाल लो। तीसरा स्टेप कह रहा है सेकंड नंबर स्टेप वाला टैक्स पहले नंबर वाले इसमें माइनस कर दो, और अगर आपका कोई रिबेट बनता है तो अब आप ले सकते हो। ठीक है, अब आप ले सकते हो रिबेट। तो हमने चेक किया, रिबेट लिया। रिबेट क्यों लिया मैं रीजन बता देता हूं। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, जो इनकम एग्जम्प्ट होती है वो कभी ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं आती है। एग्जम्प्ट का मतलब ये होता है। तो टोटल इनकम इस केस में मेरी 7.5 लाख नहीं है, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख है। टोटल इनकम जो जितनी थी उतनी है। कितनी है? 5 लाख है। 5 लाख है तो रिबेट तो मिलेगा उसे। वो तो हमने टैक्स निकालने का प्रोसेस बताया, इनकम निकालने का थोड़ा बताया। इनकम तो जैसे निकलती है वैसे निकलती है। आपकी इनकम एग्जम्प्ट है और ग्रॉस टोटल इनकम में आएगी, तो टोटल इनकम 5 लाख है। 5 लाख है तो रिबेट तो मुझे मिलेगा, उनसे ले लो। हम कब मना कर रहे हैं आपको? रिबेट से मना नहीं कर रहे आपको, ले लो। ये HEC साथ में लग जाएगा। अब हमने कहा जी आप ये कर क्या रहे हो, आप ये बताओ। आपने तो एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर दिया, बीच में देखो जोड़ रखी है। गोल्ड से हमने टैक्स नहीं किया। मैंने कहा अगर टैक्स नहीं किया तो फिर तो टैक्स नहीं लाता। मैंने टैक्स नहीं किया तो नहीं ला रहा था। उसे देखो टैक्स हमने भी नहीं किया। अभी टैक्स कैसे आ रहा है पता नहीं, तो लाओ हम जस्टिफाई कर देते हैं हमने टैक्स नहीं किया। लेट्स सी। अब गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। गवर्नमेंट सेज भी 5 लाख तो आपकी बिजनेस की इनकम है, 2.5 लाख आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। हमने ऑफकोर्स एक बार ऐड किया 7.5 ऐड करने के बाद हमने क्या किया, 2.5 लाख का सभी को एग्जम्पशन मिलता है, वो हमने एग्जम्पशन आपको दे दिया स्लैब का। फिर उसके बाद अगला 2.5 लाख, ये तो टैक्स होना था, लेकिन हम इसको एग्रीकल्चर इनकम मान के छोड़ देते हैं। तो जो एग्रीकल्चर हमने ऐड की थी वो कंपेंसेट करके न्यूट्रलाइज कर दिया। अब आप नहीं कह सकते ऐड की, देखो छोड़ दिया एग्रीकल्चर का। अब जो बच गई इनकम उस पर टैक्स निकालो। कितनी बच गई? 2.5 है। 5 लाख के ऊपर क्या रेट लगेगा? 20%। कितना बना? 50,000। और आपका रिबेट मना नहीं कर रहे, 12,500 लेस कर लो, आंसर आ गया 37,500। और ये देखो आंसर यही आया 37,500। तो हमने एग्रीकल्चर कहां टैक्स की? तो हमने कहा हमने भी टैक्स नहीं की तो हमारा नील आ रहा है, और आप भी टैक्स नहीं कर रहे, आपका 37,500 आ रहा है। ये समझ में ही नहीं आ रहा, ना आप टैक्स करें एग्रीकल्चर, ना हम टैक्स अलग लगा रहा है। तो दिस पर्सन नाउ वेंट टू ए चार्ट अकाउंटेंट के भी मैं क्या करूं, जब हम टैक्स नहीं करते तो नील आता है, जब गवर्नमेंट एग्रीकल्चर टैक्स नहीं करते टैक्स आता है। तो इसमें अब काफी बच्चे समझ गए होंगे क्या गड़बड़ है। तो सीए ने कहा लाओ मैं इस सिस्टम से निकाल के दिखाता हूं, जीरो आएगा।
देखो कैसे उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने जो कहा है वही करते चलो। 7.5, 2.5 एग्जाम। अब जो अगला 2.5 है, सीए सेट तुम गवर्नमेंट को कहना तुम इसको टैक्स कर लो, एग्रीकल्चर नहीं नॉन एग्रीकल्चर है, तो कितना बनेगा? 12,500, 5%। अगला जो 2.5 लाख है, इसको मान लो एग्रीकल्चर इनको छोड़ दो और 12,500 रिबेट लेस करो, देखो ये आ गया, टैक्स नहीं आ गया। तो समझ रहे हो दोनों में क्या फर्क है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं कर रही, वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर को एक बार मिला दो। मिलाने से क्या होता है? इनकम बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे हायर जाते हैं टैक्स का रेट बढ़ जाएगा। अभी तो हम 5 लाख तक 5% के स्लैब में थे, 2.5 लाख जोड़ करके 20% के स्लैब में आ गए, और जो 5% वाला स्लैब है, कम रेट वाला स्लैब है, उसको एग्रीकल्चर इनकम मान के गवर्नमेंट ने हटा दिया, और जो हायर रेट वाला है उसको नॉन एग्रीकल्चर बना के टैक्स कर दिया। तो ये जो 3 स्टेप है, इनमें ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस जो है, ये लॉजिक जो है इंप्लीमेंट हो जाता है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, वो से हम पब्लिक को क्यों समझाएंगे? पब्लिक को अगर सारी बात समझा दी, हमारे लिए प्रॉब्लम है। उनको स्टेप्स बना के दे दो कि ऐसे निकालना है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये है। देखो क्या होता है स्टेप, इससे देखो आप। हमने इसमें 2.5 लाख ऐड किया, इस 2.5 लाख ऐड करने से 20% के रेट पे टैक्स 62,500 के अंदर आ गया। और जब लेस किया, लेस वाले में जो 2.5 लाख एग्रीकल्चर इनकम, अब ये 5% वाला बन गया, तो 5% वाला लेस हो गया, 20% वाला बीच में आ गया, डिफरेंस 15% टैक्स हो गया। तो इस प्रोसेस से होता क्या? एग्रीकल्चर टैक्स नहीं होती। एग्रीकल्चर को ऐड करने से ओवरऑल इनकम बढ़ जाती है, वो हायर स्लैब में चली जाती है, और जो बॉटम वाली इनकम है उसको गवर्नमेंट कहती है एग्रीकल्चर है, और टॉप वाली को कहती है नॉन एग्रीकल्चर है। तो कंपेरेटिवली टैक्स थोड़ा ज्यादा आ जाता है। तो एक्सपर्ट से ये तो भाई गलत किया गवर्नमेंट ने, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्सिंग, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट टैक्सिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, हमने कहां टैक्स किया? देख लो कहां टैक्स किया। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के किसी बात के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो कोई भी पर्सन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है, डायरेक्ट किसी लोअर कोर्ट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वहां पर रिट पिटीशन फाइल होगी, और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को समन इशू होंगे, और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपीयर होगा कोर्ट के अंदर। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये क्या किया तुमने? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको वहां पे जस्टिफाई करके दिखाया, और सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है। वो क्या जस्टिफिकेशन है मैं अभी आपको बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करना पड़ा। देखने में तो लगता है गलत है, गलत है नहीं, वो मैं जस्टिफिकेशन बताता हूं आपको। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं लगाती क्योंकि फार्मर की हालत खराब है। तो बेनिफिट किसको देना है? फार्मर को, करेक्ट। आप बताओ, जिसकी 5 लाख की बिजनेस की इनकम है वो फार्मर है। आप बताओ, मैं एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेता हूं, वहां पे एम्प्लॉय लगा के एग्रीकल्चर करता हूं, तो बताइए क्या कंसेशन मुझे भी मिलना चाहिए? क्या मैं फार्मर हूं? मैं तो बेनिफिट लेने के लिए एग्रीकल्चरल इनकम का जबरदस्ती बीच में घुस गया हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ये फार्मर है, इसकी प्योरली एग्रीकल्चरल इनकम है, मान लो 50 लाख, आप कैलकुलेट करके देख लो, हमारे सिस्टम से टैक्स 0 आएगा इसका। हम फार्मर को कहां कुछ कह रहे हैं? ये जो आर्टिफिशियल फार्मर आ गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फार्मर बन गए हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं कि तुम गवर्नमेंट को बिफुल कर रहे हो। कहां फार्मर? देखो मैं ये कहता हूं मैं फार्मर हूं, 50 लाख मेरी इनकम है, जरा टैक्स निकाल के देखें कितना टैक्स आएगा? 0 आएगा। पहला स्टेप एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर तो है ही नहीं, फार्मर की इन जनरल होती ही नहीं है, तो 50 लाख पे टैक्स निकाल लिया। अगला स्टेप 2.5 लाख प्लस 50 टैक्स, फिर डिफरेंस लेंगे, नेगेटिव आ जाएगा। वो फार्मर कहेगा ये लो मेरा टैक्स तो नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव टैक्स कभी होता नहीं है, तो हम उसको नील मान लेते हैं। तो उससे फार्मर को हमने कब कुछ कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर तो ठीक है भाई, फार्मर को बताओ क्या प्रॉब्लम है, फार्मर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बिजनेस वाले, अदर इनकम वाले जो बिना मतलब के फार्मर बन गए हैं, फायदा लेने चले आए, उनको किस बात का फायदा? आपको फायदा लेना दे देंगे, इस तरीके से ले लो, जितना फायदा मिलता है ले लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओके कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है गलत है, तो फिर हम कहते हैं लॉ इज अल्ट्रा वायर्स, नो वन इन दिस कंट्री विल फॉलो द लॉ। गवर्नमेंट कुछ कहे, कोर्ट में चले जाओ, जिसको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे अल्ट्रा वायर्स, वो पार्लियामेंट का लॉ खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट तभी अल्ट्रा वायर डिक्लेयर करता है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, और जब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई रिट पिटीशन आती है तो एक जज नहीं बैठता, 10 जज 12 जज इकट्ठे केस को सुनते हैं। भाई कोई एक जज हो सकता है गलती भी कर दे, 12 जजेस बैठे हुए हैं, मेजोरिटी डिसाइड करेगी। 7 जजों ने कह दिया, 12 में से 7 जजेस ने कहा कि गलत है तो गलत है, 7 ने कहा ठीक है तो ठीक है। और ज्यादातर ये डिसीजन फुल बेंच का होता है, यूनानिमस होता है। 12 के 12 जज बोलते हैं गलत है, 12 के 12 जज बोलते हैं सही है।
क्योंकि वो जजेस को पता है बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, कंट्री के अंदर कंट्रोवर्सी आ जाएगी, कंट्री के अंदर सारा कंट्री हिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन देना है। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, जो जजेस का ग्रुप बैठता है। ग्रुप के लिए वर्ड आपको पता होगा, लॉ में बेंच यूज होता है। 4 जजेस का बेंच है, 6 जजेस का बेंच है, 10 जजेस का बेंच है, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है। और कई बार पूरे सारे के सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के इकट्ठा सुनते हैं केस को पूरा। तो ये जस्टिफाई इसलिए हो गया कि हम खुद गवर्नमेंट से गड़बड़ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट गड़बड़ कर रही है तो क्या बुरी गलत है? ठीक है, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मेरी इनकम है, बिना मतलब के फायदा ले रहा हूं, तो फायदा नहीं देंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन आप स्टेप्स में करोगे, समझने के लिए पार्ट है। अब जो मैं बता रहा हूं आपको समझने वाला पार्ट, ये इतनी जल्दी 1 मिनट में समझ में नहीं आता। पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, 1 या 2 क्वेश्चन पहले आप करना, फिर दोबारा बताऊंगा तो दोबारा समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं दूंगा, सिर्फ स्टेप्स में याद करके जो लिखा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना, उसको ज्यादा समझने की कोशिश मत करना। जब आंसर निकाल लेंगे ना दो, फिर दोबारा से समझेंगे क्या है। तो क्वेश्चन लिखिए, मैं साथ साथ सॉल्व करवाता हूं आपको। डाउट्स उसके बाद लेंगे, एक बार पहले अच्छे से समझ लेते हैं ना। Mr. X's incomes as given below. Income under that business passion rupees 4 lakh. Agricultural income rupees 3 lakh. Compute income and tax assessment year 22-23. Let's check solution. Income under that business passion 4 लाख। पहले इंडिविजुअल हेड की इनकम लिखनी है। अब और कोई इनकम नहीं है तो यही बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन ETC CTU का है नहीं, तो बन जाएगी टोटल इनकम। ठीक है, क्या एग्रीकल्चरल इनकम को बीच में ऐड करना है? बिल्कुल नहीं। मैंने भी बोला जो इनकम एग्जम्प्ट होती है ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं आती है, तो ये गलती नहीं करनी है, वरना सारा आंसर बदल जाएगा। उसको ऐड कर दिया, टोटल इनकम 7 लाख कर दिया, रिबेट गायब हो जाएगा। मान लो एग्रीकल्चर इनकम 200 लाख है, ऐड कर दिया, सरचार्ज लग जाएगा बिना मतलब के। तो जो इनकम एग्जम्प्ट होती है टोटल इनकम में नहीं आएगी, उसको अगर ऐड किया सारा गड़बड़ हो सकता है। मान लो मेरी एग्रीकल्चर इनकम 150 लाख के मैं ऐड कर दूं, सारे पे 15% का सरचार्ज लग जाएगा। जब हम टैक्स निकालेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन टैक्स निकालते हुए काम में आता है, इनकम निकालते हुए नहीं। अब आएगा काम, इसके बाद आएगा पार्शियल इंटीग्रेशन। अब हम करेंगे टैक्स निकालने के लिए पार्शियल इंटीग्रेशन। वो सिर्फ टैक्स निकालने में काम आती है एग्रीकल्चर इनकम। पहला स्टेप, नॉन एग्रीकल्चरल को ले लिया प्लस एग्रीकल्चर को ले लिया, टोटल हो गया 7 लाख। 7 लाख पे स्लैब पे टैक्स बताओ कितना? 50 to 500, करेक्ट। अगला स्टेप, ठीक है, इतना ही बनेगा ना 50 to 500। अगला स्टेप, एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर का टैक्स हाई कितना? 20 to 500, करेक्ट। दोनों का डिफरेंस
देख लो, चेक कर लो, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करना। देखो अगर हम ऐड नहीं करते तो 4 लाख, ये तो 5% पे टैक्स होता 2.5 लाख के ऊपर। ये ऐड करने से क्या हो गया? 2 लाख 20% के स्लैब में चला गया। और जब हम लेस करेंगे तो हमने इसको एग्रीकल्चर इनकम को बॉटम पे लगा लिया, 2.5 लाख प्लस 3 लाख बॉटम पे लगा लिया। तो बॉटम वाली इनकम पे टैक्स रेट कम है, वो माइनस हो जाएगा। तो यानी जो अदर इनकम है नॉन एग्रीकल्चर टॉप पे पहुंच जाएगी, बॉटम पे एग्रीकल्चर, तो टैक्स स्लाइटली ज्यादा आता है। देखो अभी व्हाट अबाउट रिबेट, बताओ अलाउड और नॉट? कितना? 12,500। जितना टैक्स है उतना, 12,500 से ज्यादा नहीं। डिफरेंस ले लो। हाँ जी, करेक्ट और नॉट? 17,500। अब इसमें लगा दो HEC 4%। कितना? टोटल कर लो। अब इस सिर्फ स्टेप्स को कॉपी कर लो, अभी अंडरस्टैंड करेंगे क्या ऐसा करने से क्या हो रहा है। अब देखो, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में तो यही करना है बस, एग्जाम में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सॉल्व कर देना। वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो इस पार्ट को। मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी 4 लाख, एग्रीकल्चर थी 3 लाख। मेरे हिसाब से तो भाई ये नील हो गया, एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट है, बात खत्म होगी। दोस्तों ऐसे कैसे बात खत्म होगी? बिजनेस की इनकम है 4 लाख, तुम्हें फार्मर किसने बनाया? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों बेनिफिट लेना चाहते हो? प्योरली फार्मर के लिए दिया हमने, तुम्हारे लिए थोड़ा दिया है। इससे थोड़ा पनिशमेंट तो तुम्हें हम भी देंगे। हमने कैसे दोगे? उसे मिलाओ, दोनों को मिला दिया 7 लाख। अब 2.5 लाख सबका एग्जम्प्ट है, तुम्हारा भी एग्जम्प्ट है। फिर 2.5 लाख एग्रीकल्चर इनकम मान लो। इसके बाद 50,000 रुपया और एग्रीकल्चर मान लो, क्योंकि एग्रीकल्चर 3 लाख की है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने एग्रीकल्चर टैक्स किया है। देखो आपकी एग्रीकल्चर हमने छोड़ दिया, 2.5 लाख का एग्जम्पशन भी आपको दे दिया पहले वाला। 5% वाली एग्रीकल्चर इनकम छोड़ दी, 50,000 और बची है, ये हमने 20% वाली छोड़ दी। 5 लाख के ऊपर क्या रेट लगेगा? 20%। अब जो बच गई है निकालो टैक्स। कितना बच गया है? 7 में से 5.5 निकाल लो, 1.5। क्या रेट लगेगा? 20%। क्योंकि 5 लाख के ऊपर क्या रेट लगता है? 20%। वो 50,000 क्यों छोड़ दिया? क्योंकि एग्रीकल्चर थी। इसमें टैक्स निकालो, कितना आ जाएगा? 30,000। 30 हमने निकाला है, रिबेट अपना ले लो, मना नहीं कर रहे, HEC लग जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर को ऐड करने से 3 लाख जो अच्छे वाले 5% में थे पहुंच गए 20% के स्लैब में। और बॉटम वाली इनकम को एग्रीकल्चर मान लिया 2.5% वाला, और आगे 50,000 ये। उसके ऊपर वाली टॉप वाली इनकम कौन सी बन गई? नॉन एग्रीकल्चर। उसमें टैक्स का रेट ज्यादा है। तो कहीं पर भी एग्रीकल्चर टैक्स नहीं हुई, एग्रीकल्चर ऐड किया है टैक्स रेट बढ़ाने के लिए। तो सम ऑफ द एक्सपर्ट से दिस इज इनडायरेक्ट टैक्सिंग। कोई कह रहा है कि गलत किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा है पार्शियल इंटीग्रेशन। मैथ वाला नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कि इंटीग्रेट करेंगे, मिलाएंगे। फॉर द टाइमिंग बाद में अलग कर देंगे। और जस्टिफाई कैसे कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जी बहुत लोग हैं, देखो झूठ बोल रहे हैं। अब मैं और झूठ बोल के दिखाता हूं आपको। मेरी इनकम 50 लाख बिजनेस की, बल्क में एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली और वहां से 1 करोड़ की इनकम, और इसको मैं कह रहा हूं एग्जम्प्ट है। तो आप बताओ मैं गलत कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं? बिल्कुल गलत है। मैं फार्मर का हूं, बेनिफिट गवर्नमेंट फार्मर को दे रही है। फार्मर की हालत खराब है। अब मैं बताऊं आपको फार्मर की हालत क्यों खराब है। जब हर बिजनेस वाले की हालत अच्छी हो रही है, फैक्ट्री वाले की हालत अच्छी हो रही है, प्रोफेशनल की हालत अच्छी हो रही है, सबकी हालत अच्छी हो रही है, तो फार्मर की हर दिन खराब क्यों हो रही है? फार्मर का वो क्या बिल था जिसको लेके फार्मर यहां बैठ रहे हैं साल भर? आप बताओ, घर छोड़ के सड़क पे साल भर कौन बैठता है भाई? जान तक देने को तैयार थे, कितने फार्मर मारे? कोई ना कोई बात तो होगी ना। बिना मतलब के आप सोचो घर छोड़ के कौन? वो पूरी सर्दियां बैठे रहे, वो इतनी सर्दी थी। वो मैं बताता हूं क्या इंडिया की हालत क्या है फार्मर की, उनकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, एग्रीकल्चरल लैंड उनके पास है, ये फार्मर के फादर के फादर के फादर ने खरीदी थी। 1 जनरेशन टू द अदर ये एग्रीकल्चर लैंड चली आ रही है।
सारे घर के फैमिली मेंबर एग्रीकल्चर करते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट अगर विलेज से बिलोंग करता हो, फार्मर फैमिली से, तो आप देख लेना, जो मैं बता रहा हूं अगर कहीं ठीक नहीं हो तो मुझे करेक्ट कर देना। चले आ रहे हैं। अब ये घर के 10 मेंबर है, 8 मेंबर है, 15 मेंबर है, एग्रीकल्चर करते हैं। मान लो गेहूं की फसल लगाएंगे। गेहूं की फसल लगती है नवंबर के महीने में, तो इसमें सीड डालना पड़ेगा, पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। 6 महीने लगातार काम करेंगे, फिर अप्रैल की और मई के मंथ में गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी। इसको काट करके मार्केट में बेचेंगे। ठीक है। तो होता क्या है, पहले जो बरसातें आती थी वो आती थी जुलाई अगस्त में जाकर के, जून के एंड में। तब तक फार्मर अपनी फसल काट लेता था, बेच देता था, और जो धरती है बिल्कुल ड्राई है, बरसात गिरेगी, बढ़िया हो जाएगी, फिर अगली फसल लगा देंगे। अब ये क्लाइमेट चेंज का पता नहीं क्या हो गया, कितने सालों से अप्रैल के फर्स्ट वीक में बारिश आ जाती है तेज। उस समय उसकी फसल बिल्कुल तैयार है, कट करके मार्केट में सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। 6 महीने की मेहनत, इतना इन्वेस्टमेंट सारा वो डूब गया। अब क्या करे, फंस गया, क्या करे, कोई भी आउट नहीं है। अब उसका पूरी फैमिली का खर्चा चलाना पैसा नहीं है, फिर दोबारा फसल लगानी है, सीड और उसका फर्टिलाइजर, तो वो जाता है शॉपकीपर के पास, अनाज मंडी में, जिनको बोलते हैं कमीशन एजेंट, शॉपकीपर जो अनाज मंडी में होते हैं। जी मुझे ना पैसा उधार दे दो, मैं अगली फसल पे आपका पैसा वापस कर दूंगा। वो कहते हैं भी उधार दे देंगे, लेकिन ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 1% का। तो आप बताओ ज्यादा है कि कम है? 1%। मैंने सिर्फ इतना बोला, 1%, आगे कुछ नहीं बोला। हाँ जी, ज्यादा है कि कम है? कितने स्टूडेंट को कम लग रहा है, कितने स्टूडेंट को ज्यादा लग रहा है? देखो इसके आगे मेन बात क्या है, ना तो पर एनम बोला मैंने, ना पर मंथ बोला, और वो शॉपकीपर नहीं बोलेगा, और फार्मर बेचारा अनएजुकेटेड, इलिटरेट, उसे नहीं पता, ये पर मंथ का रेट बता रहा है वो। और पर मंथ में मंथली कंपाउंडिंग है। आप कंपाउंड और आप सिंपल को तो आप अच्छे समझते हो, फार्मर को बेचारे क्या पता कंपाउंड क्या सिंपल क्या। ये 1% पर मंथ है और कंपाउंड है, यानी साल का 12% और कंपाउंड है। मैंने 1% कम करके बताया है, वो 1.5 बोलते हैं। 18% कंपाउंड, मंथली कंपाउंडिंग। इतना बल्क इंटरेस्ट है कि पूछो मत, फार्मर को नहीं समझ में आएगा। कर भाई साइन, लो भाई, ठीक है। अब वो पैसा लेके चला गया, अगली फसल मान लो सब ठीक रहा, लेट्स अज्यूम सब ठीक है, तो फसल मार्केट में लेके आएगा। अप्रैल के मंथ में पूरे कंट्री के फार्मर फसल मार्केट में लेके आएंगे गेहूं की फसल, तो एकदम से सप्लाई 20 टाइम, 40 टाइम, 100 टाइम, 200 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। डिमांड इज द सेम। आप बताओ, कोई बंदा ऐसा है कोई यार सस्ता है खाना, चल यार 10-15 रोटी फालतू खा लेता हूं, सस्ता है, अगले महीने नहीं खाऊंगा, उसको तो खाना। डिमांड, आप समझते हो सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कांस्टेंट रहे तो प्राइस का क्या हालत होती है, बॉटम पे आ जाएगा। अच्छा वाला 2000 रुपए क्विंटल गेहूं थी, सोच रहा था बेचूंगा, जब बेचने गया तो 600 रुपए क्विंटल है। उधर से वो जिसने लोन दिया वो पीछे पड़ा हुआ है, पैसा दे, मेरा घर का खर्चा भी चलाना है, 600 रुपए क्विंटल में बेच के चला जाएगा, तो उसकी हालत अच्छी होगी कैसे? उसका तो जो कॉस्ट है, मुश्किल से कॉस्ट निकालता है वो। तो फिर गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा। गवर्नमेंट का डोंट वरी, 2000 के रेट पे हम खरीदेंगे। आपने सुना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। ये कंसेप्ट लेके आए 20, 25, 30 साल पहले गवर्नमेंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2000 क्विंटल हमने कह दिया हमें बेच दो, और गवर्नमेंट इसे गोडाउन्स में भर लेगी। और जब आएगा महीना आगे, जुलाई का सप्लाई है ही नहीं, नई सप्लाई तो आएगी नहीं, अगस्त में नहीं है, तो ये जुलाई अगस्त में जाके इसके रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नवंबर में और बढ़ेंगे, दिसंबर में टॉप में, जनवरी में और ज्यादा हो जाएंगे, फरवरी में मैक्सिमम हो जाएंगे। उस समय गवर्नमेंट इनको धीरे धीरे निकालती रहेगी, तो उससे हमारा भी कोई लॉस नहीं है, चलता रहेगा। तो फार्मर के साथ मैं 1-2 प्रॉब्लम बता रहा हूं, 50 प्रॉब्लम है। अब जो धरने वाली बात थी वो क्या थी? गवर्नमेंट ने कहा हम इसको खत्म करेंगे, हम नहीं खरीदते भाई, प्राइवेट पर्सन आएगा, अपनी बार्गेनिंग कर लो सौदा। तो फार्मर ने कहा हम तो मारे गए, प्राइवेट वाले से क्या बार्गेनिंग करेंगे? वो तो अब 500 रुपए 400 रुपए देगा हमें, वो कहेगा नहीं तो नहीं लेते जाओ, हम किसको देंगे? हम तो वही हालत हो जाएगी, हम इसको खत्म नहीं होने देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं खत्म नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, आपने कहा है कि मंडी, गवर्नमेंट ने मंडी बना रखी है जहां पे लेके आते हैं, वहां गवर्नमेंट जाके खरीदती है। गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के परचेज ऑफिसर होते हैं, वो खरीदते हैं। उसे मंडी सिस्टम हम खत्म कर देंगे, आपको जहां बेचना बेचो। तो हो गया, क्लियर है, फिर तो एमएसपी खत्म हो गया और हम तो मारे जाएंगे।
इसलिए फार्मर सारे रोड पे थे, फिर तो वो 600 रुपये 500 रुपये बिक जाएगी। और बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीद लेंगे जिनका पैसा है और ले लेके गोडाउन में भर लेंगे। दिसंबर के महीने में 50 रुपये किलो मिलेगा आटा, अगर खरीदेंगे 50 रुपये किलो से कम कोई रिलीज नहीं करेगा। मान लो 20 बिजनेसमैन है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, भाई 50 रुपये किलो से कम कोई ना ले। एजुकेटेड है, समझदार है, सारे वो कर लेंगे। जैसे और प्रोडक्ट है, मान लो बाजार में एसी लेना है तो एक प्रॉपर कंपिटेटिव रेट होगा, सारी कंपनी का लगभग मिलता जुलता होगा, उसी स्टैंडर्ड का ये रेट लगेगा। इसलिए हर जगह गवर्नमेंट ये कह रही है भाई फार्मर को छोड़ दो, वो बेचारा किस्मत का मारा हुआ है, उसको छोड़ दो। तो एग्रीकल्चरिंग, और मान लो बिजनेसमैन हूं मैं भी घुस गया उसी लाइन के अंदर, एग्रीकल्चर लैंड खरीद के, मेरा बेनिफिट किस बात का? उसे आपको किस बात का बेनिफिट? कम से कम पार्शियल एलिगेशन तो करेंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा टैक्स लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, लो ज्यादा, ये भी नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया, एक मैं और लिखवाता हूं, आप खुद सॉल्व कर लो, फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगा, डाउट्स उसके बाद होंगे। पहले अच्छे से कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा, आप समझेंगे, फिर डाउट्स उठाएंगे, ठीक है? अब एक क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व कर लो आप। Mr. X says incomes as given below. Income under that house property 3 lakh. Income under the administration 2 lakh. एग्रीकल्चरल इनकम 10 लाख। अब देखो मैं आपको शॉर्टकट से समझाता हूं। यहां में साफ नजर आ रहा है कि टैक्स जीरो है। हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस टैक्सेबल इनकम तो 5 लाख है, रिबेट मिल जाएगा। लेकिन पार्शियल एलिगेशन करने से पता क्या होगा, सारे को मिला लेंगे 15 लाख। 15 लाख में से नीचे का 10 लाख एग्रीकल्चर इनकम मान के छोड़ देंगे, 2.5 लाख एग्जम्पशन, उसके बाद 2.5 लाख 5% वाला, फिर 5 लाख 20% वाला, ये सब एग्रीकल्चर इनकम में चले जाएंगे। और टॉप पे पूछा देंगे नॉन एग्रीकल्चर, और टैक्स किस रेट पे होगी? 30% के रेट पे टैक्स हो जाएगी। तो जो इनकम टैक्स करनी है वो 30% के रेट पे पहुंच जाएगी। जो टैक्स हमें नजर आ रहा है नील है, अभी देखना जब टैक्स निकलेगा 30% के रेट पे निकलेगा। कैसे निकलेगा? लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन। कंप्यूट इनकम एंड टैक्स असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, स्टेप्स में आप एक बार कैलकुलेट कर लो जैसे हमने किया था ना, बिल्कुल वैसे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे दोबारा। हाँ जी, जिसका सोल्व हो जाए आ जाइएगा, कॉपी कर दीजिएगा।
हाई पे यहां तक करेक्ट, फिगर्स आर करेक्ट। अभी देखिए जो आंसर आ रहा है 75,000, ये ओरली आ जाएगा। अब इनको कर लेने तो विल डिस्कस एंड अंडरस्टैंड। ये आंसर ऐसे ही देखते ही नजर आ जाता है कि ये आंसर आएगा। उसके बाद जो रिबेट है वो मिल जाएगी। अब भी देखिए डाउट्स इन द सेंस कि पहले आंसर देख लो, फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए ये आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं। 3 + 2 5, टैक्स नील, कटगोन से नहीं। जब 10 लाख मिलाएंगे टोटल हो गया 15 लाख। 15 लाख में से 10 छोड़ दो एग्रीकल्चर का, और 2.5 लाख सबको एग्जम्पशन मिलता है। 12.5 लाख छोड़ दो। जो बचा 12.5 लाख है वो कौन से रेट का है? 5% का, 20 का, 30 का, कौन से टॉप पे लगा लो। अगर टॉप पे लगाएंगे तो 12.5 के बाद का है, और 15 लाख तक का है वो किस पे टैक्स होगा? 30% पे। तो 2.5 लाख इंटू 30%, आंसर कितना आएगा? 75,000। और रिबेट आपको दे देंगे, अच्छी से लग जाएगा। द पर्पज इज, 3 स्टेप का क्या पर्पज है? एग्रीकल्चर को मिला लो, मिला के हो गया 15 लाख। तो जो जो एग्जम्प्ट है नीचे से एग्जम्प्ट करते चले जाओ, जो टैक्सेबल है टॉप पे रह जाएगा। 10 लाख 2.5 तो पहले वो हटा लो, सबका एग्जम्पशन होता है। फिर उसके बाद 10 लाख को हटा लो, 12.5 लाख हटा लो, बच गया कितना? 2.5 15 में से। ये 2.5 कौन से वाला है? 5% वाला या 20 वाला? नहीं, टॉप वाला 30% वाला। 30% पे टैक्स करेंगे, 75,000। उसमें से लेस कर लो रिबेट, अच्छी से लगा लो। ये पर्पज है। अभी इसमें और काफी बातें मैं भी और बताऊंगा। फिर भी एक बार जो डाउट पूछना चाहे पूछ ले यहां तक। हाँ जी, आ जाओ। सर, जो आपने एग्जाम्पल कराया था उसमें आपने रिबेट 7500 की जगह 12,500 क्यों किया? क्योंकि नॉर्मल इनकम 4 लाख। ये कह रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में रिबेट 7500 की बजाय 12,500 क्यों किया? जो ऊपर एग्जाम्पल हमने किया था, ये कह रहे हो ना? यस सर। हाँ जी, कितने स्टूडेंट का मानना है कि रिबेट 7500 आएगा? कितने स्टूडेंट मानना है रिबेट 12,500 आएगा? तो देखिए, जो आप कह रहे हैं ना 7500 आएगा, लॉ में हर आंसर लॉ की लैंग्वेज से निकालना। मैंने कहा था लॉ कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, कैन नॉट बी कर्टेड। अब मैं दोबारा लॉ की लैंग्वेज बोलूंगा, फिर मुझे बताना कितना आएगा। इफ एनी पर्सन हैज total income up to 5 lakh, rebate is allowed to the extent of the tax, but it cannot exceed 12,500. लैंग्वेज पे ध्यान दो। अब बताओ आंसर कितना आएगा? लॉ में हमेशा लैंग्वेज, आप क्या है लैंग्वेज को छोड़ के ना, पता कैसे सोच रहे हो? अरे इसकी इनकम तो 4 लाख थी, 4 लाख पे तो 7500 बना, रिबेट दे दिया 12.5, तो गलत है। वो आप सब्जेक्टिव अप्रोच बीच में डाल रहे हो। सब्जेक्टिव नहीं, लॉ में हमेशा ऑब्जेक्टिव, कि भाई मैं क्या सोच रहा हूं छोड़ो, गवर्नमेंट क्या कह रही है सुनो। तो लॉ में ये चीज है। अब ऐसे आप सोच रहे हो, ठीक सोच रहे हो कि भाई 4 लाख की तो इनकम है, टैक्स बना 7,500 और रिबेट दे दिया 12,500, तो गलत है। लेकिन हम लॉ की लैंग्वेज देख रहे हैं। इफ एनी पर्सन हैज, एनी इंडिविजुअल हैज टोटल इनकम अप टू 5 लाख, रिबेट इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी तो ये रही, बट इट कैन नॉट एक्सीड 12,500। उस हिसाब से मिल जाएगा उसको, ठीक है। और देखिए डाउट्स इतने बार तो। अब इसमें थोड़ा चेंज करता हूं मैं। मेरी बिजनेस की इनकम है 2 लाख,
और एग्रीकल्चरल इनकम है 10 लाख। क्या मेरे केस में पार्शियल इंटीग्रेशन जो भी किया था स्टेप एप्लीकेबल है या नहीं है? गवर्नमेंट से अगर हम एप्लीकेबल कर दें, जरा रिजल्ट देखें एप्लीकेबल करके क्या निकलेगा। पहले स्टेप में टैक्स 12 लाख का आएगा, दूसरे स्टेप में टैक्स 2.5 लाख प्लस एग्रीकल्चर 12.5 लाख का आएगा, और रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। उसे तो खुद बंदा हमसे मांगने आ जाएगा, लाओ टेक्निकल स्टेप्स हमने बनाए, हमें क्या पता। तो इनके जो रूल्स है उसमें लिखा हुआ है, जब तक कि ये इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा ना हो तब तक पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं करना। इट मस्ट एक्सीड एग्जम्पशन लिमिट। अगर इसको एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करा दो 2.5, अब नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब तक कि नॉर्मल इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी तब तक पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं करना। ठीक है। अकॉर्डिंगली लेट्स सी, बिजनेस की इनकम है ही नहीं, खाली एग्रीकल्चर 50 लाख, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन होगा? नहीं, फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है। फिर एक चेंज गवर्नमेंट ने और कर दिया कि भी जिसकी एग्रीकल्चरल इनकम जस्ट 5,000 रुपए तक है, वेरी स्मॉल अमाउंट, इसका क्या पार्शियल इंटीग्रेशन करना? छोड़ो इसको, 5,000 तक वेरी स्मॉल अमाउंट, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा। फिर व्हाट अबाउट एलटीसीजी 20%, वो तो स्लैब रेट है ही नहीं, उसमें एग्रीकल्चर इनकम मिलाओ ना मिलाओ रेट वही रहेगा, शॉर्ट टर्म उन्होंने वही रहेगा। तो जो स्पेशल इनकम थी 4, उसका वो इनकम का और एग्रीकल्चर का पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता है। कि पार्शियल इंटीग्रेशन सिर्फ स्लैब वाली इनकम का होता है, क्योंकि स्लैब के अंदर इनकम बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। आप बताओ, एलटीसीजी है मेरे पास 20 लाख, एग्रीकल्चर 10 लाख बीच में ऐड कर दूं तो क्या रेट उसका बदल जाएगा? वो तो 20 ही रहेगा। तो फिक्स रेट वाली इनकम के ऊपर ये नहीं लगता है। देखो आप रीड करते हैं स्टेप्स बचे हुए। पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 18, indirect tax on agricultural income, partial agricultural income under the constitution the power to levy tax on agricultural income vests in the states. Our parliament has also levied a tax such income. 3 स्टेप हमने पढ़े थे, चौथा स्टेप देखो, लॉन्ग टर्म कैप गेन, कैजुअल इनकम, शॉर्ट टर्म अर्निंग शैल नॉट बी टेकन टू कंसिडरेशन फॉर द पार्शियल इंटीग्रेशन, इनका कोई पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप, if agricultural income is just 5,000 or non-agricultural income is up to the limit not chargeable tax, पार्शियल इंटीग्रेशन नॉट एप्लीकेबल। पार्शियल नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप हम कंपनी, क्योंकि उनका स्लैब होता ही नहीं है, उनका फिक्स होता 30, तो पार्शियल इंटीग्रेशन कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। अब एक बार रीड कर लो। अब देखो पूरा इलस्ट्रेशन देखिए, पेज नंबर 68 पर। लेट्स सी वन फुल इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 19। इसमें देखो सारे पार्ट हैं। पेज 68 पर इलस्ट्रेशन 19। मिस्टर एक्स एज 68 years हैज इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी 525, एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल अमाउंटिंग टू 45,000, कैजुअल इनकम 35,000। ही इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ₹20,000। कंप्यूट टैक्स रेट मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ले लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, कैजुअल इनकम सब ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन लेस करके टोटल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में ऐड नहीं करना, टोटल इनकम के बाद शो कर सकते हैं, जैसे इसमें शो किया 1 लाख। उसके बाद कैजुअल इनकम का टैक्स अलग निकलेगा, लॉन्ग टर्म का टैक्स अलग निकलेगा, और स्लैब वाली इनकम का होगा पार्शियल इंटीग्रेशन, वो कैलकुलेट करके सारे टैक्स ऐड करके HEC लग जाएगा। हाँ भी देखिए डाउट्स यहां तक, फिर मैं ऐसा क्वेश्चन आपको भी लिखवा देता हूं, सब मिक्स करके, पुराना भी सारा पार्ट मिक्स करके। डाउट देख लीजिए पहले यहां तक, लिखिए फिर एक क्वेश्चन। हाँ जी, जो हम इनडायरेक्ट टैक्सिंग कर रहे थे,
इनडायरेक्ट टैक्सिंग कर रहे थे, उसमें जो वो पार्शियल इंटीग्रेशन है आपने कहा इन सब में नहीं होगी, तो इसमें LTCG 112A वो भी बीच में नहीं होगी। तो सर यहाँ पर लिखा नहीं इसलिए जब डाउट। हम LTC लिखेंगे ना तो मतलब फिक्स रेट वाली सारी इनकम आ जाएगी। अंडरस्टूड। देखिए पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा, जो 4 इनकम है फिक्स रेट वाले किसी का नहीं होगा, ना LTCG नॉर्मल का होगा ना LTCG 112A का होगा। नॉर्मल वाले को 112 बोल देते हैं, 112A बोल देते हैं। कई बार हम कुछ ना लिखे तो दोनों बीच में कवर हो गया। एग्जैक्टली तो 112 लिखा जाए 112A लिखा जाए, खाली LTC लिखा बेसिकली कवर्स बोथ, लेकिन हम खाली LTCG 112 वाले के लिए बोलते हैं। बट एनीवे चारों इनकम कवर्ड है, नहीं भी लिखा तो चारों कवर्ड है, क्योंकि उसके साथ पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, फिक्स रेट वाली पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखो अभी क्वेश्चन। Mr. X says income under the administration rupees 205 lakhs. LTCG 112A 21 lakh. Agricultural income 50 lakh. Compute income and tax. असेसमेंट ईयर 2023 बस करके देख लीजिए।
अजी मार्जिनल रिलीफ नहीं दिया। हाँ, ये करेक्ट और नॉट? मार्जिनल रिलीफ है इसमें? अगर मार्जिनल रिलीफ है कैसे कैलकुलेट करेंगे? 205 प्लस एग्रीकल्चर, पार्शियल एडिशन करके टेस्ट निकाल लेंगे, फिर अगली बार 200 प्लस एग्रीकल्चर, पार्शियल टेस्ट निकाल लेंगे, फिर देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है, इंक्रीज इन टैक्स, उसका जो नॉर्मल सिस्टम है। ठीक है, जिसके पास से आ जाओ। हाँ तो ठीक है, 50 लेंगे, 50,000 ले रखा है। चलो जिसके पास है वो आ जाओ, जिसके पास आंसर है वो आ जाओ। यहां तक का पार्ट, उसके बाद ये टैक्स, उसके बाद यहां से गलत हो गया है। जिसका सॉल्व हो जाए आके कर सकते हो। एनीवन गेटिंग आंसर?
इसमें 10% लेना था सर, मैंने 20% लिया। हाँ भी ये कह रहे इनका कुछ गलती हो गई है, किसी और के पास है तो आ जाओ। सर 2 मिनट। नहीं यहाँ नहीं, जिसके पास सोल्यूशन है आ जाओ, आ जाओ। हाँ बेस यहां तक किसी को डाउट, इतने पार्ट तक किसी को डाउट? सरचार्ज का रेट 50% ठीक है, यस, क्योंकि इस इनकम पर 15 से ज्यादा लगता नहीं है, और टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा तो 15 तो लगेगा। इंडिविजुअल इनकम हम चेक करते नहीं है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। How it is correct or not correct? Correct or not? Partial integration का है? Where is the partial integration? पार्शियल इंटीग्रेशन करने के बाद सरचार्ज लगता है। हमारा स्टेप था थर्ड कि पहले दोनों स्टेप का टैक्स निकालना, सरचार्ज रिबेट जो भी है बाद में देना है, पहले नहीं देना। देख लीजिएगा आपके सामने एग्जाम में मार्क्स कैसे कटते हैं, ऐसे कटते हैं। इसलिए कॉस्टिंग अकाउंट्स में 90 आ जाते हैं, टैक्स में भूल जाओ 90, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। कोई ना कोई गलती होती चली जाएगी, और ये बार बार प्रैक्टिस करने से जाएगी। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी।
ऊपर से सरचार्ज मैंने नहीं लगा रखने में अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हाँ जी, यहां तक का पार्ट पार्शियल इंटीग्रेशन करने के बाद टैक्स सरचार्ज अभी लगना है। माइनस ठीक नहीं किया, ये ऐड किया ये। हाँ जी, नहीं ये 2 लाख। ये कह रहे वो वाला टैक्स भी ऐड किया हुआ, वोट वाला टैक्स क्यों ऐड कर रहे हो? ये तो अलग निकलेगा, वो अलग चीज है। अच्छा हाँ, लेस कर दो, वो हटा देते हैं बीच में से। इन्होंने ऊपर वाला ऐड कर दिया था, ऊपर वाला टैक्स भी इन्होंने ऐड किया था, हटा देते बीच में। अब बताओ, अब ठीक है ना? पार्शियल इंटीग्रेशन करेक्ट। अब लगाएंगे सरचार्ज पार्शियल इंटीग्रेशन के बाद, फिर कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल रिलीफ, फिर वो लेस करेंगे, फिर आएगा टैक्स। ये तो ऊपर लगा हुआ है 15%, तो हटा दो। कह रहे ऊपर वाला हटा देता हूं, मैं अपना जरूर लिखूंगा। तो एक ही बात है भाई, तू ऊपर वाला हटा दे। एलटीसी का लगा हुआ है, तुम इसका लगा दो। हाई करेक्ट। सरचार्ज 25% करेक्ट और नॉट? 25% चेक करो कैलकुलेटर से। 75,000 इंटू 25%, कितना है? ये है ना फिर फिगर, ये वाली लिखो। 15, 18, 750, ठीक है। अब बताओ, ठीक है? सरचार्ज करेक्ट, ऐड करो अब इसको। लेट्स सी टैक्स पर सरचार्ज। पहले टैक्स पर सरचार्ज ऐड तो करो, मार्जिनल रिलीफ तो बाद में आएगा ना। टैक्स पर सरचार्ज को ऐड करके दिखाओ। लेट्स ऐड टैक्स पर सरचार्ज, फिर निकालेंगे मार्जिनल रिलीफ, फिर करेंगे लेस। दिस इज टैक्स पर सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ इसके बाद है। हाई बोलो जी, टैक्स पर सरचार्ज करेक्ट? नो? यस और नो? कितने स्टूडेंट लगता है करेक्ट, कितने स्टूडेंट लगता है नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट में 6 बच्चे हैं, और करेक्ट कितने स्टूडेंट लगता है? ये क्या बात, या तो सब करेक्ट को या इनकरेक्ट हो? क्या टोटल रहता है ये? सर मैं कभी तो लिख रहा था। ऊपर वाले को नहीं ऐड करना, सिर्फ बिजनेस इनकम का टैक्स का सरचार्ज है ये, ऊपर वाले का नहीं है। ऊपर वाला ऊपर है, ऊपर वाला अलग है, वो कैलकुलेट हो तो गया, उसको काय को बीच में ऐड करना है? इसको बीच में क्यों लेके आए? ये सेपरेट मैटर है, खत्म हो चुका है। वाई शुड वी मिक्स इट इस पार्ट? ये सेपरेट पार्ट है, ये सेपरेट हो चुका है। अभी बताइए अब, करेक्ट और नॉट? करेक्ट और नॉट? कितने इसमें लगता है करेक्ट, कितने इसमें लगता है नॉट करेक्ट? करेक्ट। ऊपर वाला क्यों बीच में ऐड करना है? पार्शियल इंटीग्रेशन अब इसकी कर रहे हैं, उसकी कहां कर रहे हैं? पार्शियल इंटीग्रेशन फिक्स रेट वाली इनकम की कहां होती है? ये तो भी पार्शियल इंटीग्रेशन का पार्ट चल रहा है, अब इसमें मार्जिनल रिलीफ निकालेंगे, दोबारा फिर पार्शियल इंटीग्रेशन आएगा 200 लाख की इनकम से, फिर कंपैरिजन के निकालेंगे, एंड में सारे टैक्स ऐड करने, दूसरी बात है। ठीक है जी, कंटिन्यू। अब इसमें 200 लाख की इनकम लेके, एग्रीकल्चर लेके, पार्शियल इंटीग्रेशन करके और 15% की सरचार्ज से टैक्स निकाल के चेक करेंगे मार्जिनल रिलीफ कितना है। नाउ लेट्स assume income is 200 lakh. Now add agriculture, 200 plus 50, 250 का टैक्स। नहीं, पार्शियल इंटीग्रेशन करके तो दिखाओ। हाँ जी सर, 200 लाख का करना।
नाउ लेट्स सी पार्शियलाइजेशन 200 लाख के साथ में। ये पार्शियलाइजेशन यहां भी करनी पड़ेगी 200 लाख को लेकर के। अगले स्टेप में 2.5 प्लस 50 का टैक्स, फिर डिफरेंस, फिर 15% का सरचार्ज, फिर कंपैरिजन, दोनों का डिफरेंस। Add 15% surcharge, then we will do the comparison. 15% है ना? अब इसको मिलाएंगे उससे, फिर देखेंगे टैक्स का इंक्रीज, इनकम का इंक्रीज। इनकम का इंक्रीज 5 लाख है, टैक्स का इंक्रीज चेक कर लेते हैं। इनकम का इंक्रीज 5 लाख है, टैक्स का इंक्रीज कितना है? 68 लाख है टैक्स इंक्रीज। 68 लाख 3,750। अच्छा, इंक्रीज तो ये है, टैक्स का इंक्रीज 885, इनकम का इंक्रीज 5 और मार्जिनल रिलीफ आएगा 385। हाँ जी बताओ जी, मार्जिनल रिलीफ करेक्ट और नॉट? नो। कितने से लगता है करेक्ट, कितने से लगता है नॉट करेक्ट? क्या फिगर करता है? कौन सा? ये इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स चेक करो जी। ऊपर वाला टैक्स और ये 681, ये तो ठीक है ना, ये वाली फिगर, दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस गलत आ रहा है आपका। हाँ जी, आप बताइए। 780 करेक्ट, मार्जिनल रिलीफ 280। अब यहां तक पहले डाउट्स देखो। एग्रीकल्चर इनकम हो और मार्जिनल रिलीफ हो तो कैसे करना है? जैसे 205 था, 205 में एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर लो, टैक्स निकाल लो। अब 2.5 प्लस 50 एग्रीकल्चर इनकम, फिर टैक्स निकाल लो, डिफरेंस ले लो। ये पार्शियलाइजेशन हो गया, टैक्स आ गया, सरचार्ज ऐड कर लो। अब निकालना है मार्जिनल रिलीफ। अब इनकम प्रिज्यूम कर लो 200 लाख। अब हम प्रिज्यूम करेंगे इनकम इज 200 लाख। पहले 205 थी, अब 200 मान ली। एग्रीकल्चर सेम है। एक बार फिर पार्शियलाइजेशन कर लो। अब की बार सरचार्ज 15 है, टैक्स आ गया। ऊपर वाले टैक्स का इस टैक्स का डिफरेंस निकाल लो 780, इनकम के लिए मार्जिनल रिलीफ हो गया। उसके बाद कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मार्जिनल रिलीफ लेस करो, टैक्स आ जाएगा। और उसके बाद में एचईसी सबको इकट्ठा करके लगा देना। एलटीसीजी का टैक्स निकाला हुआ है, सरचार्ज निकाला हुआ है, इसका टैक्स सरचार्ज आएगा, सारे को ऐड कर लेना, फिर लिख लेना, फिर एचईसी लगा लेना। मार्जिनल रिलीफ लेस करने के बाद की फिगर लिख रहे हो ना? मार्जिनल रिलीफ के बाद की फिगर बताइए भाई। करेक्ट। एलटीसीजी का टैक्स अलग है, सरचार्ज अलग है, वो नहीं ऐड किया इसमें, ये नॉर्मल इनकम का है। बताइए करेक्ट और नॉट? टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ एक्सक्लूडिंग एलटीसीजी टैक्स एंड सरचार्ज। तो अब हम क्या करेंगे? एलटीसीजी का टैक्स, उसका सरचार्ज प्लस ये तीनों का टोटल करके लिख लेते हैं। एचईसी 4% इकट्ठा लगा देंगे, अलग अलग भी लगा दो तो कोई बात नहीं। अब आप एलटीसी का टैक्स, उसका सरचार्ज और ये फिगर तीनों को ऐड करके लिख लो, 4% एचईसी लगा दो। हाँ, ये टैक्स और एलटीसी ठीक है, 2 लाख। इसका सरचार्ज भी दोबारा लिख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बुक में किए हुए हैं, आप इलस्ट्रेशन करोगे, होमवर्क में दूंगा, मिल जाएंगे आपको, ऑलरेडी डन।
टैक्स बिफोर एचईसी टोटल करके एचईसी लगा दीजिए साहब। हर भी डाउट सब आप पूछ सकते हैं, मार्जिनल रिलीफ भी हो, एग्रीकल्चरल इनकम भी हो, दिस इज द सिस्टम। हर भी डाउट्स बोलिए। हर भी पेज नंबर 71, पेज नंबर 71, इलस्ट्रेशन नंबर 25, पेज 71, इलस्ट्रेशन 25। देखिए ये इलस्ट्रेशन सेम है जो मैंने अभी आपको करवाया है। तो प्रेजेंटेशन किसी को देखना तो यहां से देख लेना। पेज 71 पर इलस्ट्रेशन 25, ये सेम क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको करवाया है, एक बार जरा रीड करके देख लो। मतलब जिसमें मार्जिनल रिलीफ भी हो और एग्रीकल्चर इनकम भी हो, दिस इज द क्वेश्चन। इसके आगे आइएगा, पेज 72 पर एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। राइट ए नोट ऑन टैक्सेबिलिटी एज पर सेक्शन 115 BAC। एन इंडिविजुअल और HUF shall be allowed to compute tax liability at the rates given below. But in that case, many of the exemption deductions listed under section 15 BAC shall not be allowed. At the option of such person be computed at the rates given below. 250 nil, 250 5%, 250 10, 250 15, 250 20, 250 30, 25 and balance 30। अब देखिए पार्ट क्या है। जो हमने पहले स्लैब डिस्कस किए थे उसे या तो उन स्लैब से आप टैक्स निकाल लो या इन स्लैब से टैक्स निकाल लो, आपकी मर्जी है, ऑप्शन है। लेकिन जब आप ये वाले स्लैब जो अभी डिस्कस कर रहे हैं 115 BAC, इनसे निकालोगे तो इनकम टैक्स में दिए गए सारे एग्जम्पशन डिडक्शन आपको मना कर दिए जाएंगे। 80C से 80U के डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। आने वाले चैप्टर में, हर चैप्टर में काफी कंसेशन है, उसमें से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको वो सब चाहिए तो फिर जो सिस्टम अभी डिस्कस किया था स्लैब का, उससे निकाल लीजिएगा। चॉइस इज योर्स। होता क्या था, कुछ लोगों का ये कहना था कि भी टैक्स हम अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लैब में क्या कर लेंगे, ये इतने सारे एग्जम्पशन डिडक्शंस आपने डाले हुए, इसकी हमें नॉलेज नहीं है। तो वी हैव टू गो टू ए चार्ट अकाउंटेंट एंड वी हैव टू मेक हैवी पेमेंट टू हिम। हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दो। तो उन्होंने कहा सिंप्लीफाई कर दिया, ये लो आप एग्जम्पशन डिडक्शन भूल जाओ, है ही नहीं, स्लैब ये आपको दे दिए, तो आप इन स्लैब पे टैक्स दे दो। या ऐसे समझ लो, कुछ लोग ऐसे थे जिनके एग्जम्पशन डिडक्शन बनते ही नहीं थे, वो कंडीशन पूरी नहीं होती थी, वो कह रहे जी हमारे तो बनते ही नहीं, तो मुझसे कोई बात नहीं, आपके नहीं बनते तो आप इसमें आ जाओ। तो बेसिकली ये पार्ट 115 BAC जब हमारा सिलेबस खत्म होगा उसकी आखिरी क्लास में डिस्कस होगा, जब हम सारा स्टडी कर लेंगे, फिर लिस्ट बनाएंगे कि अगर आपको 115 BAC में आना है, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लंबी लिस्ट है, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। तो जिससे मई 22 का जो मेरा बैच चल रहा था वो आज खत्म हुआ, आज उनकी लास्ट क्लास थी, और आज उसमें डिटेल में डिस्कस हुआ 115 BAC। पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं, एंड में जाकर डिस्कस होता है। तो आज मेरा लास्ट क्लास थी उनकी, आज फिनिश किया मैंने बैच। तो ऐसे जिस दिन आपका बैच खत्म होगा उस दिन फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे 115 BAC में क्या अलाउड क्या नहीं है। अभी तक जो किया हुआ है उसमें से बताता हूं। सीनियर सिटीजन है, अगर वो 115 BAC में आएगा 3 लाख का स्लैब नहीं मिलेगा, 2.5 लाख का मिलेगा। वेरी सीनियर सिटीजन है, 5 लाख का नहीं मिलेगा, 2.5 लाख का मिलेगा। रिबेट 87A दोनों में मिलता है, इसमें भी अलाउड है, इसमें अलाउड है। इन अदर वर्ड्स, जिसकी 5 लाख तक की टोटल इनकम है, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में टैक्स नील आएगा, क्योंकि रिबेट इसमें मिलेगा, नील हो जाएगा। 5 लाख तक की टोटल इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप नॉर्मल सिटीजन हो चाहे सीनियर सिटीजन हो, हर तरह से टैक्स नील आएगा।
तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे आगे बढ़ते जाएंगे मैं साथ साथ कंपेरिजन करता चला जाऊंगा। 115 बीएससी का ये होगा, इसका ये होगा, और फिर एंड में जाके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार रीड करके देख लो व्हाट इज 115 बीएससी। मतलब ये स्लैब रेट आप याद कर लेना कि 115 बीएससी में स्लैब रेट है, बदले में कौन से एग्जम्पशन रिडक्शन जाएंगे वो एंड में जाके पता लगेगा। अब इस चैप्टर के एंड में एक पार्ट है, पेज 75 जो है उस पे आइएगा। इसमें एक बॉक्स दे रखा नीचे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे लिख दिया उसका टैक्स रेट क्या होता है। उसके स्लैब थोड़े डिफरेंट होते हैं। वेयर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 10,000, 10% of the total income exceed 10,000 does not exceed 20,000. 20% of the amount by which total income exceed 10,000, यानी पहले 10 तक 10% है, अगले 10 पे 20% है, और 20,000 के ऊपर सारी इनकम पर 30% है कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इस बॉक्स के एंड में एक सेंटेंस लिखा है, दिस सेक्शन शैल बी डेल्ट विद इन डिटेल एट फाइनल लेवल। हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट आप देख लो कि इसका रेट क्या है। बाकी और नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट में जो पार्ट है वो अभी नहीं पता लगेगा। बस कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेट अगर जानना चाह रहे तो ये रेट है। तो इसके अलावा अब फर्स्ट चैप्टर में हमारा कुछ नहीं बचा। वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आएगा टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। कोई किसी को गिफ्ट देगा, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, गिफ्ट को कैसे हैंडल करेंगे। तो अब आप फर्स्ट पूरे चैप्टर में डाउट पूछ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या डिस्कस किया हमने, कोई भी पर्सन हो, किसी का भी टैक्स निकालना हो तो हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस अगर उसकी एग्रीकल्चरल इनकम हो तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा, प्लस सम आइडिया कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। देयर इज एन ऑप्शन, यू कैन टेक डिफरेंट स्लैब, लेकिन बदले में आपको जो इनकम टैक्स ने कंसेशन दिया, एग्जम्पशन रिडक्शन, वो आपके नहीं मिलेंगे। कौन से एग्जम्पशन रिडक्शन पूरे इनकम टैक्स एक्ट के कब पता लगेंगे, एंड में जाके पता लगेंगे। कौन सी लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन से अवेलेबल है, नहीं मिलेंगे। तो अब आप डाउट्स यहां तक पूछ सकते हैं, जिसको भी डाउट है पूछिए। पिछली क्लासेस का पार्ट, आज की क्लास का पार्ट। हाँ जी, किसी को डाउट पूछना हो तो क्या करें, नया चैप्टर स्टार्ट करें या नया चैप्टर फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कल, टुमारो। हमारी क्लास तो 7 डेज है, कल भी है। वो तो एक्चुअली मेरा वो बैच साथ साथ चल रहा था ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब मान के चलो इन जनरल कोई छुट्टी नहीं होगी, बहुत रेयरली मुझे काम होगा तो छुट्टी होगी, वरना पूरे 7 डे चलती जाएगी। तो वरना क्या था, सुबह 7:30 से मेरी क्लास 11 तक उनकी होती थी, 11 के तुरंत बाद आपकी, यानी डेली मेरा चल रहा था 7 बजे से लेकर 2 बजे तक कंटिन्यूस क्लास चल रही थी। अब मुझे कल से थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बस सिर्फ आपकी क्लास है 11 से 2, उनका बैच खत्म हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं कल 11 to 2। ओके, थैंक यू।